Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are going to discuss hiatal hernia today. सबसे पहले हम हाइटल पर बात करेंगे और उसके बाद हर्निया पर बात करेंगे और फिर दोनों को कलेक्टिवली डिफाइन करेंगे। यहाँ जो वर्ड हाइटल है वो हाइटस से लिया गया है और हाइटस द डेफिनेशन ऑफ हाइटस इज सच दैट द ओपनिंग वेयर एसोफेगस एंटर्स इनटू द chest cavity from abdominal cavity is known as hiatal या हाइटस। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वो ओपनिंग है जहाँ पर एसोफेगस जो है आपका, ये एसोफेगस है, ये एसोफेगस चेस्ट कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी इन दोनों में एंटर कर जाती हैं। इस लोकेशन को आप देख सकते हैं, जो कि एब्डोमिनल कैविटी से चेस्ट कैविटी में जब एसोफेगस दाखिल होती है या चेस्ट कैविटी से एब्डोमिनल कैविटी में जो ओपनिंग है जहाँ से एसोफेगस होकर गुजरती है डायफ्राम के थ्रू, इसको हम हाइटस कहते हैं। जबकि हर्निया मीन्स दैट द ट्रांसफर ऑफ part of an organ or an organ from its own cavity to the cavity of another organ, यानी किसी एक आर्गन का या उस आर्गन के एक पार्ट का ट्रांसफर हो जाना या माइग्रेट हो जाना या प्रोट्रूड हो जाना अपनी कैविटी से किसी दूसरे ऑर्गन के कैविटी में, इसको हर्निया कहते हैं। मिसाल के तौर पर एब्डोमिनल कैविटी से कोई ऑर्गन थोरैसिक कैविटी में अगर एंटर कर जाए तो इसको हम हर्निया कहते हैं। अब हाइटल हर्निया का क्या मतलब है, इसको सबसे पहले देखते हैं। हाइटल हर्निया को डायफ्रामेटिक हर्निया भी कहते हैं, क्योंकि डायफ्रामेटिक हर्निया जो है ये सरपास द डायफ्राम, ये डायफ्राम से होकर गुजरती है। यानी इसमें जो हर्निया है वो यहाँ पर इस डायफ्राम का जो ये मसल है, इस डायफ्रामेटिक मसल से होकर गुजरती है, इसको सरपास करती है। तो इस वजह से इस हर्निया को डायफ्रामेटिक हर्निया भी कहते हैं। लेट्स डिफाइन इट। Diaphragmatic hernia or hiatal hernia is a condition in which a part or a portion of the stomach or lower part of the esophagus protrudes upward into the thoracic cavity through a defect in the wall of the diaphragm. जब डायफ्राम की वॉल में कोई डिफेक्ट या वीकनेस आ जाए, उसकी मसल की स्ट्रेंथ और टोन में जब कोई खराबी आ जाए, स्टमक का कोई पार्ट, यानी यहाँ पर कार्डिया मोस्ट ऑफ द टाइम्स कार्डिया पार्ट, और या लोअर एसोफेगस का कोई पार्ट वो इसी डायफ्राम के थ्रू माइग्रेट करें थोरैसिक कैविटी में, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम हाइटल हर्निया कहते हैं। स्टमक का कोई पार्ट, यानी यहाँ पर कार्डिया मोस्ट ऑफ द, मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मली हमारा स्टमक इस तरह होता है, ये आपका स्टमक है मिसाल के तौर पर, यहाँ पर ये एसोफेगस है और यहाँ पर आपका डायफ्राम है। लेकिन इस कंडीशन में आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो फंडस का पार्ट है इसको फंडस कहते हैं। ये फंडस पार्ट स्टमक का ये प्रोट्रूड करेगा और आके यहाँ पर एसोफेगस की ये जो पाथवे हैं, यानी ये हाइटस से निकलकर यहाँ पर थोरैसिक कैविटी में आ जाएगा और इस कंडीशन को हम हाइटल हर्निया कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक ऑन द काजेस, कि वो कौन कौन से काजेस और एटियोलॉजीज की क्या हैं, कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से हाइटल हर्निया काज हो सकती है। सबसे पहले लॉस ऑफ मसल टोन एंड स्ट्रेंथ। मसल की टोन और स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि द मसल्स आर नॉट कैपेबल टू रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट विद स्ट्रेंथ एंड इफिशिएंट पावर, यानी ताकत और पावर के साथ आपके जो मसल्स होंगे वो रिलैक्स और कंट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जो कि बुनियादी फंक्शन है किसी भी मसल का। जब ये इसमें खराबी आ जाए, मसल की स्ट्रेंथ और टोन में जब खराबी आ जाए, तो दिस इज द मैन काज। इसके साथ साथ इंक्रीज इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, यानी एब्डोमिन के अंदर जब प्रेशर इंक्रीज हो जाए या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेशर का इंक्रीज होना, जिसकी बुनियादी और मेन रीजन ओबेसिटी है। ओबेसिटी मीन इंक्रीज इन द वेट गेनिंग, और इसके साथ साथ मल्टीपल प्रेगनेंसीज, जब फीमेल मल्टीपल प्रेगनेंसीज से गुजरती हैं और इसके साथ साथ ओबेसिटी यानी वेट गेनिंग, तो इस वजह से जो स्टमक है उस स्टमक के लिए स्पेस जो है वो कम हो जाती है, और स्पेस के कम होने की वजह से स्टमक पर और एब्डोमिनल कैविटी पर प्रेशर वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी इसको इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर भी कहते हैं। ये मल्टीपल प्रेगनेंसीज गेन करना और वेट गेनिंग, ये क्या करती हैं, ये सबसे पहला ये इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर, स्टमक के अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज करती हैं, और इसके साथ साथ मसल जो है उसकी स्ट्रेंथ और टोन जो है उसको वीक करती हैं। तो इस वजह से इंक्रीज इन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, और जिसकी बेसिक रीजन ओबेसिटी एंड मल्टीपल प्रेगनेंसीज हैं, तो ये भी एक
फैक्टर या काज हैं जो कि हाइटल हर्निया को काज कर सकते हैं। कंजेनिटल डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब कंजेनिटल डिफेक्ट का क्या मतलब है? कंजेनिटल डिफेक्ट का मतलब ये है कि कोई बाय बर्थ ऐसा कंडीशन है, कोई वीकनेस या कमजोरी है, कोई डिफिशिएंसी आई हुई है, दिस इज कॉल्ड कंजेनिटल डिफेक्ट। उसमें इनलार्ज हाइटस इज वन ऑफ द मेन काज। इनलार्ज हाइटस का मतलब ये है कि यहाँ पर जो हाइटस का साइज है वो नॉर्मली इतना छोटा होता है, लेकिन वो एबनॉर्मली बढ़ जाता है बाय बर्थ, जिसमें स्टमक या स्टमक का कोई पार्ट जो है इजीली स्लाइड कर जाता है वहां पर एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में। इसके साथ साथ अगर कंजेनिटली एसोफेगस का जो साइज है वो शॉर्ट हो जाए, अगर एसोफेगस का साइज शॉर्ट है तो वो कोशिश करेगा कि जो यहाँ पर स्टमक पड़ी हुई उस स्टमक को ऊपर की तरफ प्रोट्रूड करें, तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। इसके साथ साथ ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब ये है कि कोई इंजरी लगी हुई है। जब कोई इंजरी लगती है या सीवियर ट्रॉमा लगती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाती हैं, तो उसकी वजह से स्टमक टिश्यूज पर प्रेशर की अमाउंट जो है वो इंक्रीज कर जाती हैं, और जिस जो एक काज है हर्निया के लिए। तो इसके साथ साथ नाउ डियर स्टूडेंट्स, लेट्स टॉक ऑन द मैनिफेस्टेशंस। मैनिफेस्टेशंस का मतलब है कि क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, या इसको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिजीज भी कहते हैं। तो इनिशियली अंटिल द रिफ्लेक्स ऑफ एसिड डज नॉट ऑकर्स, इनिशियली देयर विल बी नो साइन। यानी जब तक स्टमक एसिड की रिफ्लक्स मीन फ्लो बैक टुवर्ड्स द एसोफेगस या ओरल कैविटी, जब तक ये ना हो तब तक कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होगा। और उसके लिए मेन रीजन स्टमक रिफ्लक्स के लिए वो शॉर्टनेस, कंजेनिटली शॉर्ट एसोफेगस है, यानी बाय बर्थ जब एसोफेगस शॉर्ट होती है तो ये एक फैक्टर है उसके लिए। इसके साथ साथ इनडाइजेशन यानी बदहजमी और बेल्चिंग। बेल्चिंग पर लास्ट लेक्चर में मैंने डिटेल से बात की थी, बेल्चिंग एंड ब्लोटिंग, और इन दोनों में वहां पर डिफरेंस भी हमने की थी, तो यहाँ से आप वो लेक्चर देख भी सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट, बेल्चिंग मीन गैस इन द स्टमक। स्टमक में जो गैस होती है, जिस ओरली जिसको एक्सहेल किया जाता है या एक्सपेल किया जाता है, इसे बेल्चिंग कहते हैं। ये भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। इसके साथ साथ सबस्टर्नल। सबस्टर्नल मीन बिलो द स्टर्नम बॉन, जो चेस्ट कैविटी में रिब केज में जो मेन बॉन है, जो सेंट्रल मिड लाइन में वाक़ है, इसे स्टर्नम कहते हैं। सो बिलो द स्टर्नम एसोफिजियल एसिडिटी जब एसोफिगस में बढ़ जाए तो इसकी वजह से डियर स्टूडेंट्स आपको पेन फील होगा सबस्टर्नल। और इसके साथ साथ एपिगैस्ट्रिक पेन भी फील होगा। एपिगैस्ट्रिक मीन अबव द स्टमक, और अबाउट द स्टमक इसलिए कि वहां पर एसोफेगस है। और ये किन किन कंडीशन में आपको फील होगा? गर्ड में भी आपको फील होगा, इसके साथ साथ गेस्ट्राइटिस में भी इसी तरह आपको पेन फील होगा, और इसके साथ साथ पेप्टिक अल्सर में भी आपको एपिगैस्ट्रिक पेन फील होगा। गेस्ट्राइटिस पर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, इस चैप्टर के बाद हमारा चैप्टर है और उसके बाद फिर अगला चैप्टर पेप्टिक अल्सर है। लेकिन इन शॉर्ट डेफिनेशन, गेस्ट्राइटिस मीन द इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एंड पेप्टिक अल्सर मीन सोर इन द स्टमक। इसके साथ साथ फीलिंग ऑफ प्रेशर आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद जो है आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा। दिस इज वन ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम। इसके साथ साथ रिगर्गिटेशन। रिगर्गिटेशन का मतलब है कि द फ्लो बैक, हॉट और सोर लिक्विड जो होती है, जो तुरसी जायका मुंह में आ जाती हैं, तो इसको रिगर्गिटेशन ऑफ हॉट एंड सोर लिक्विड कहते हैं, जो कि थ्रोट में और इसके साथ साथ माउथ में आ जाती हैं। ये भी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकती है। और नाइट टाइम पर जब पेशेंट कफिंग करती हैं और जिसको बार बार उठने में मसला होता है, उसकी नींद खराब हो जाती है, स्लीपिंग पैटर्न जिसका खराब हो जाता है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन है। और उसके लिए दो मेन रीजंस यहाँ पर मैंने लिखे हैं कि सबसे पहले जब पेशेंट फ्लैट पोजीशन में सोता है तो उसका जो स्टमक है वो अप, उसकी पोजीशन अप आ जाती है। स्टमक का अपवर्ड आ जाना और एसोफेगस का नीचे हो जाना, ये गैस्ट्रिक एसिड की जो रिफ्लक्स है या फ्लो बैक है उसके लिए मेन फैक्टर हैं। तो नाइट स्लीपिंग के टाइम पर इसी तरह ही हो जाता है। तो एसिड जो है वो थ्रोट और लंग में चले जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को नाइट के टाइम पर वर्सन कफ हो जाती है। दिन के टाइम में इतना नहीं होता, लेकिन रात के टाइम में जब वो लेटता हो तो कफ जो है और इंक्रीज हो जाते हैं। इसके साथ साथ दूसरा रीजन ये है कि ईयर जो है उसकी रात के टाइम में कूलनेस भी बढ़ जाती है और उसकी ड्राइनेस जो है वो दोनों बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। Now let's talk on the pathophysiology. Pathophysiology means change in the physiology of the body related to pathogens is known as pathophysiology. So यहाँ पर a defect in the wall of the diaphragm
कि डायफ्राम की वॉल में कोई डिफेक्ट या खराबी या वीकनेस, उसकी मसल स्ट्रेंथ एंड टोन कम हो जाए, तो ये कंजेनिटली भी हो सकती हैं, या स्टमक इसके साथ साथ लीवर और इंटेस्टाइन की प्रोट्रूजन की वजह से या उनकी एबनॉर्मली माइग्रेशन की वजह से भी डायफ्राम में कोई डिफेक्ट आ सकती हैं। जहां पर एसोफेगस पासिस थ्रू प्रोट्रूजन, के एसोफेगस जो हैं वो इस प्रोट्रूजन के थ्रू या इस वीकनेस ऑफ डायफ्राम के थ्रू, इस डिफेक्ट ऑफ डायफ्राम के थ्रू प्रोट्रूजन करती हैं, या अ पार्ट ऑफ स्टमक जो है या लोअर एसोफेगस वो थोरेसिक कैविटी में इस डिफेक्ट ऑफ या डिफेक्टेड डायफ्राम के एरिया में वो प्रोट्रूजन करें। कहां पर? एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में। सो ये पैथोफिजियोलॉजी हो सकती है। इसके साथ साथ हर्निएटेड पोर्शन स्लाइड्स बैक बीनीथ द डायफ्राम, और इस कंडीशन में जो दूसरा कंडीशन है, ये दूसरा टाइप है हर्निया का, जिसको स्लाइडिंग हर्निया कहते हैं। और स्लाइडिंग हर्निया में एक्स्ट्रा स्पेस होने की वजह से, एक्स्ट्रा स्पेस का मतलब ये है कि द साइज ऑफ द हाइटस गेट इंक्रीज, जब उसकी साइज बढ़ जाए तो वो इजीली जो प्रोट्रूजन है उसको फैसिलिटेट करती हैं। और इस कंडीशन में जो एक्स्ट्रा स्पेस होने की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्टमक का एक पार्ट हो या लोअर एसोफेगस का जो पार्ट हो वो डायफ्राम के बीनीथ यानी डाउनवर्ड ऑटोमेटिकली खुद स्लाइड कर जाता है, क्योंकि स्पेस वहां पर ज्यादा होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख लें डियर स्टूडेंट्स, ये आपका डायफ्राम है, नॉर्मली डायफ्राम है, और ये आपका हाइटस हो गया, और हाइटस की साइज यहाँ पर आप देख लें, दिस इज द कार्डिया एंड दिस इज द फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द बॉडी ऑफ द स्टमक, और दिस इज द एंट्रम पार्ट ऑफ द स्टमक। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पायलोरिस कहते हैं, जहां पर पायलोरिक स्फिंक्टर्स लगे होते हैं जो कि स्टमक के कंटेंट्स को अलाउ करती हैं कि वो यहाँ पर, ये पार्ट ड्यूडेनम है, कि ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाएं, और स्मॉल इंटेस्टाइन से जो रिफ्लक्स है कंटेंट्स का उसको रोक देती हैं। ये फाइलोरिक स्फिंक्टर्स का काम है। यहाँ पर अब आप देख लें एबनॉर्मली ये जो हाइटस हैं, इसकी साइज अब यहाँ पर आप देख लें, लेकिन यहाँ पर ये जो फंडस पार्ट है, फंडस पार्ट की प्रोट्रूजन आप देख लें यहाँ पर, तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि फंडस ने यहाँ पर एब्डोमिनल कैविटी में होते हुए एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में यहाँ पर माइग्रेशन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ यहाँ पर आप इसकी साइज, हाइटस की साइज आप यहाँ पर देख लें डियर स्टूडेंट्स, तो हाइटस की साइज जो है वो बढ़ गई है, और ये साइज का बढ़ जाना ये स्लाइडिंग हर्निया के लिए, यानी ये पार्ट इस तरह ऊपर जाकर फिर से कुछ टाइम के बाद फ्रीली स्लाइड कर जाएगा और दोबारा इसी एब्डोमिनल कैविटी में आ जाएगा, और एब्डोमिनल कैविटी से थोरेसिक कैविटी में, क्योंकि इसके लिए जो स्पेस है वो सफिशिएंट स्पेस है, जिसकी वजह से ये माइग्रेशन जो है फैसिलिटेट होती है। नाउ लेट्स टॉक ऑन द diagnostic procedures. Diagnostic procedures are those procedures through which we can diagnose the cause of the disease, या through which we can find the etiology or causes of the disease. सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है। हिस्ट्री में आपने प्रेजेंट या करंट मेडिकेशंस उसके जो हैं वो आपने देखनी है, और पास्ट मेडिकेशंस आपने देखनी है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री आपने देखनी है। इसके साथ साथ आपने करंट हिस्ट्री उससे लेनी है, और फिजिकल एग्जामिनेशन आपने करनी है। उसमें आपने देखना है कि कोई प्रोट्रूजन या ऑर्गन का कोई ट्रांसफर हुआ है या नहीं है, अगर हुआ है तो उसकी साइज कितनी है, हाइटस की साइज कितनी है, और पल्पेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, इंस्पेक्शन आप करेंगे इसमें। इसके साथ साथ यूजीआई का मतलब ये है कि अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सीरीज आप करेंगे इसको। इसके साथ साथ बैरियम स्वेलो टेक्निक जो है वो आप अप्लाई करेंगे। बैरियम स्वेलो टेक्निक पर डिटेल से मैंने लास्ट लेक्चर में बात की है, वो आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये यूजीआई है और बैरियम स्वेलो, ये दोनों डायग्नोस्टिक एक्सरेज टेस्ट हैं, जिसमें अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है उसकी डायग्नोसिस की जाती हैं, वहाँ पर एबनॉर्मेलिटीज़ की डायग्नोसिस की जाती हैं। और अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में हमारे पास एसोफेगस इंक्लूडेड है, इसके साथ साथ स्टमक, और स्टमक के साथ साथ ड्यूडेनम जो है ये हमारे साथ अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ अदर रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स में हमारे पास ये सारे रेडियोलॉजिकल टेस्ट हैं। इसमें हमारे पास मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके साथ साथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी और एक्सरेज जो हमारे पास इंक्लूडेड हैं, ये सारे आते हैं, और ये हमें विजुअल व्यू देती है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की।
एब्रीविएशंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब एंडोस्कोपी पर भी लास्ट लेक्चर में हमने बड़ी डिटेल से बात की है। एंडोस्कोपी ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसमें एक ट्यूब होती है, एक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है अपर जीआई में, जिस ट्यूब में एक कैमरा लगा होता है और उस कैमरे के थ्रू वो अपर जीआई की यानी स्टमक, एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल व्यू हमें एक स्क्रीन पर दिखाई देती है कि उसमें क्या एबनॉर्मेलिटीज हैं, कहाँ कोई इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, कोई इंजरी हुई है, अल्सर है, तो ये सारी चीज़ें हम एक स्क्रीन पर फिर देख सकते हैं। इसके साथ मेडिकल मैनेजमेंट पर अगर बात करें तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बात याद रखें कि लास्ट लेक्चर में जब हम गर्ड की मेडिकल मैनेजमेंट और इसके साथ साथ सर्जिकल मैनेजमेंट पर बात कर रहे थे तो एग्जैक्टली बिल्कुल जिस तरह वहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट था एग्जैक्टली इज द सेम यहाँ पर भी है। वो लेक्चर आप स्क्रीन राइट कॉर्नर आइकन से देख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो मेडिकल मैनेजमेंट में वेट रिडक्शन होगा, और वेट रिडक्शन इसलिए ताकि ओबेसिटी कम हो जाए, और जब ओबेसिटी कम हो जाएगी तो आपकी जो प्रेशर है स्टमक पर वो कम हो जाएगी, और जब स्टमक पर प्रेशर कम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स तो आपकी हर्निया या हाइलेटरल हर्निया की चांसेस जो है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ टाइट फिटिंग क्लॉथ्स जो है उसको अवॉइड करनी चाहिए ताकि एब्डोमेन पर उसकी वजह से प्रेशर जो है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर कम हो जाए, और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर की वजह से जो इंट्रा गैस्ट्रिक प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो जाए। इसके साथ साथ एंटासिड्स, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, इस पर फार्माकोलॉजी में डिटेल से मैंने बात की है विद एग्जांपल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि एंटासिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि स्टमक एसिडिटी को डिक्रीज करें। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी वो मेडिकेशंस हैं जो कि स्टमक एसिड प्रोडक्शन को ब्लॉक करें, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी ऐसे मेडिकेशंस हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी की प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। और इनमें तो माइनर डिफरेंसेस भी हैं जहाँ वो लेक्चर आप यहाँ से देख भी सकते हैं, वहाँ पर हमने डिटेल से बात की है एंटागोनिस्ट पर, एगोनिस्ट और H2 रिसेप्टर एंटासिड्स, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, इन सब पर हमने वहाँ पर डिटेल से बात की है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दूं कि इसके कुछ एग्जांपल में राइजेक हमारे पास आता है, ओमेप्राजोल, इसोमेप्राजोल, लैंसोप्राजोल, इसके साथ सिमेट्रिडीन, ये सारी मेडिकेशन जो हैं ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके साथ साथ बेड का जो हेड है उसको 6 to 8 इंचेस एलिवेट करें, और उसके लिए मेन काज ये है कि जो स्टमक कंटेंट है वो स्टमक में ऑलरेडी लोडेड होते हैं, तो वो नॉर्मल कंडीशन में डाउन टुवर्ड्स द एब्डोमिनल कैविटी में वो ड्यूडेनम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन जब आपको हाइलेटरल हर्निया हो जाता है, जब इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो वो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर की वजह से वो कंटेंट्स जो हैं उसकी प्रेशर की वजह से स्टमक का कोई पार्ट या लोअर एसोफेगस का कोई पार्ट जो है वो प्रोट्रूड कर जाता है। कहाँ पर? आपकी जो थोरेसिक कैविटी है उसमें। तो इसलिए आप बेड हेड को एलिवेट करें। इसके साथ साथ पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दे दें कि वो 3 घंटे बेड पर जाने से पहले खाना खाएं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं इस पेज में, ये याद रखें। और इसके लिए मेन रीजन ये है कि जब वो खाना खाता है तो उसका इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हाइलेटरल हर्निया की चांसेस हैं। मतलब इन ऑल अगर बात करें तो इंट्रागैस्ट्रिक प्रेशर और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए, ये मेडिकल मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली यही है। इसके साथ साथ अल्कोहल, चॉकलेट्स, कैफीन और फैटी फूड जो है वो उसको अवॉइड करें, और स्मोकिंग को अवॉइड करें। और इनके लिए जो रीजन है वो ये है डियर स्टूडेंट्स कि इन सब की डाइजेशन जो है वो मुश्किल होती है, स्टमक उसको इजीली डाइजेस्ट नहीं करता, इनडाइजेशन उनके लिए काज है। इसके साथ साथ गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम उनकी प्रोलॉन्ग होती है, और गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम पर भी हमने ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड की है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि जनरल डेफिनेशन अगर मैं बताऊं तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम इज द टाइम टेकन बाय स्टमक टू गेट रेड और पुश इट्स कंटेंट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज नोन एज गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम। जब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम ज्यादा होगा तो हर्निया के चांसेस ज्यादा होंगे। इसके साथ साथ HCl की प्रोडक्शन में भी ये असेस करती है, HCl की प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और सोर जो है या अल्सर जो है स्टमक में काज हो सकती हैं। अब सर्जिकल मैनेजमेंट में अगर ब्लीडिंग है और डिस्कम्फर्ट या इरिटेशन है पेशेंट को और वो कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर उसके लिए हम जो लोअर एसोफेगस है उसका कोई पार्ट जो है वो हम या जो फंडस पार्ट है हमारे स्टमक का उसकी हम सर्जरी करते हैं। और उस फंडस पार्ट की सर्जरी में हम इस तरह करते हैं, ये मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ कि उस फंडस में हम 360 डिग्रीज रैपिंग करते हैं। रैपिंग का मतलब है कि हम सर्जरी करते हैं और उसको जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एसोफेगस है, एसोफेगस का जो लोअर स्फिंक्टर्स होते हैं उससे हम 360 डिग्रीज ये जो फंडस पार्ट ऑफ द स्टमक है, यानी यहाँ पर स्टमक का जो इस तरह की जो
शेप होती हैं और यहाँ पर जो पार्ट होती हैं इसको हम 360 डिग्रीज रैप करते हैं अराउंड दी एसोफेगस, अराउंड द लोअर एसोफेगस। तो यहाँ पर आप देख लें कि ये जो आपका स्टमक है, जो स्टमक का फंडस पार्ट है, उसको 360 डिग्रीज जो है वो क्या किया गया है, रेप किया गया है, यानी सर्जरी के थ्रू उसको इसके साथ कनेक्ट कर दी गई है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगला जो पॉइंट है हमारा वो डायग्नोसिस है। मेडिकल मैनेजमेंट हमने पढ़ी, अब हम पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट की अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि पेशेंट की वेट रिडक्शन करें, और उस पर मैंने ऑलरेडी बात की। इसके साथ साथ 2 घंटे तक पेशेंट अपस्ट्रेट पोजीशन में रहें, इस पर भी बात की, और 3 घंटे तक पेशेंट जो है बेड टाइम पर जाने से पहले खाना खाएं, और वेट लिफ्टिंग ना करें ताकि उसकी स्टमक प्रेशर जो है वो कम रहे और हर्निया की चांसेस जो है वो रिड्यूस हो। इसके साथ साथ अगर बेड एलिवेटेड हो सकते हैं तो 6 to 8 इंचेस बेड एलिवेट रखें, और अगर एलिवेट नहीं हो सकती हैं तो एक पेलो रखें ताकि उसका जो हेड है वो एलिवेट हो और स्टमक डाउन एंड एसोफेगस अपवर्ड हो, ताकि हर्निया में जो हर्निया और एसिड रिफ्लक्स जो है उसकी चांसेस कम हो जाएं। इसके साथ साथ पेशेंट को H2 रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट दे दें जो कि HCl की प्रोडक्शन कम करते हैं। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी HCl की प्रोडक्शन कम करती हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोटॉन पंप का काम यह है कि वो HCl की प्रोडक्शन इंक्रीज करती हैं, और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम यह है कि वो HCl की प्रोडक्शन की इंक्रीज को रोक देती हैं, ताकि बेड टाइम पर जाते वक्त जो रिफ्लक्स हैं और डैमेज ड्यू टू एसिड एंटरिंग इनटू एसोफेगस हैं वो कंट्रोल हो, यानी वो एसिड जो एसोफेगस में एंटर कर जाते हैं वो भी कंट्रोल हो जाए। इसके साथ साथ पेशेंट को वो फूड्स आप एडवाइस करें जो कि ब्लोटिंग को काज ना करें। ब्लोटिंग का मतलब ये गैस इन दी इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो गैस होता है जो कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स को काज करते हैं, यानी मरोड़ दर्द जो काज करती हैं वो इसको ब्लोटिंग कहते हैं। तो ऐसे फूड को जो है आप अवॉइड करें, क्योंकि ये फूड जो है एब्डोमिनल प्रेशर को इंक्रीज करती हैं और वो स्टमक को अपवर्ड प्रोट्रूड कर देती हैं, जिसमें हर्निया की चांसेस ज्यादा होते हैं उस एरिया में जहां पर डायफ्रामेटिक डिफेक्ट हो। डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक ऑन द नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहले ये देखें कि पेशेंट में रिस्क होगा एस्पिरेशन की, और नर्सिंग डायग्नोसिस पर लास्ट में मैंने बात की थी कि व्हाट डू यू फाइंड एज अ नर्स, व्हाट आर योर आउटकम्स एज अ नर्स यू फाउंड। तो सबसे पहले ये बात है कि ऐसे पेशेंट्स में एस्पिरेशन की चांसेस जो है वो ज्यादा होंगी, और एस्पिरेशन वो मेडिकल डायग्नोस्टिक टेक्निक है जिसमें एक नीडल को इंसर्ट किया जाता है और डैमेज टिश्यूज की सैंपल लेकर उसको हम लैब में एग्जामिन करते हैं, और उसमें हम एटियोलॉजी या द स्टडी ऑफ काज ऑफ द डिजीज या हम उसको उसकी काज को लैब में मालूम करते हैं। तो ये एस्पिरेशन है, और लास्ट इस पर लेक्चर ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, वो भी आप देख सकते हैं। तो risk of aspiration related to reflux of gastric acid content and impaired esophageal sphincters function। एस्पिरेशन की चांसेस हैं क्योंकि रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स भी हैं और एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो उनका फंक्शन भी प्रॉपर नहीं है, और रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक एसिड जो है वो एस्पिरेशन को इसलिए लीड करेगा क्योंकि यहाँ पर वो इन्फ्लेमेशन, इंजरी और सोर जो है काज करते हैं, टिश्यूज को डैमेज करते हैं। तो उस डैमेज टिश्यूज के लिए हम फिर क्या करते हैं, एस्पिरेशन करते हैं। इसके साथ साथ acute pain related to esophageal inflammation and irritation caused by reflux of gastric content, इस पर ऑलरेडी मैंने अभी बात की। तो गैस्ट्रिक एसिड की फ्लो की वजह से क्या होगा, एसोफेगस में इन्फ्लेमेशन होगा और इरिटेशन होगा, और इस इरिटेशन की वजह से पेशेंट को शॉर्ट टर्म पेन फील होगा। इसके साथ साथ इम्बैलेंस न्यूट्रिशन होगा, और उसके लिए रीजन ये है कि पेशेंट खाना नहीं खा सकता, वहां पर इन्फ्लेमेशन है और सोर है, इंजरी है। जब वो खाना खाता है तो उससे पेन फील होता है, उसे दर्द फील होता है, तो उसी वजह से उसका दिल नहीं करता कि वो खाना खाएं। सो लेस देन द बॉडी रिक्वायरमेंट मीन्स न्यूट्रिशन लेस इन द बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू डिक्रीज ओरल इनटेक, उसमें ओरल इनटेक कम होगा उसका, और उसके लिए रीजन ये होगा कि फियर ऑफ ईटिंग होगा। फियर ऑफ ईटिंग किस वजह से, रिलेटेड टू पेन, पेन की वजह से या डिस्कम्फर्ट या इरिटेशन की वजह से। उसको जब पेन फील होगा तो उसको लगेगा कि खाना तो मैं खाऊंगा, लेकिन फिर दर्द जो होता है वो बेरेबल नहीं होता, तो जो बेरिश है ना पेन का, तो वो ज्यादा हो जाता है, वो उसकी कंट्रोल से बाहर होती है, तो इसलिए वो खाना ज्यादा नहीं खाता। इसके साथ साथ एंजाइटी रिलेटेड टू सिम्टम्स एंड पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ GERD एंड हाइलेटल हर्निया। एंजाइटी होगी उसको, और एंजाइटी का मतलब ये है कि उसको मेंटल डिस्कम्फर्टनेस फील होगा, मेंटल उसको रिलीफ नहीं होगा,
और उसकी रीजन ये है कि वो साइन एंड सिम्टम्स जो उस पर अपेयर हुए हैं या वो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन जो हिडन रिस्क होते हैं या हिडन प्रॉब्लम्स जो होते हैं गर्ड्स के साथ रिलेटेड, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स और हाइटल हर्निया, ये जो हाइटल हर्निया की वजह से और गर्ड की वजह से जो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके और उनके जो सिम्टम्स हैं, तो उनकी एंग्जाइटी होगी पेशेंट में, या आपका अगला नर्सिंग डायग्नोसिस होगा कि पेशेंट आपको एंशियस लगेगा। इसके साथ साथ रिस्क फॉर इनइफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू क्रॉनिक इलनेस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर डिजीज मैनेजमेंट। सबसे पहले रिस्क समझे, रिस्क मीन द प्रोबेबिलिटी आर द चांसेस। अब कोपिंग क्या है? कोपिंग मीन द एबिलिटी ऑफ अ पेशेंट टू डील विद अ स्ट्रेसफुल कंडीशन इज नोन एज कोपिंग। इनइफेक्टिव कोपिंग मीन द एबिलिटी ऑफ अ पेशेंट नॉट टू डील अ स्ट्रेसफुल कंडीशन इज नोन एज इनइफेक्टिव कोपिंग। क्रॉनिक इलनेस मीन द लॉन्ग टर्म अनवेल फीलिंग ऑफ अ पेशेंट इज नोन एज क्रॉनिक इलनेस। इसके साथ साथ लाइफस्टाइल जो है पेशेंट का, लाइफस्टाइल का मतलब एक्टिविटी एंड टॉलरेंस, उसमें जो एक्टिविटीज है नॉर्मल एक्टिविटीज उसकी जो है वो डिसरप्ट हो जाते हैं, वो लिमिटेड हो जाते हैं, और इसकी जो मेन काज है वो डिजीज है। डिजीज मैनेजमेंट की वजह से उसकी लाइफस्टाइल में जिस तरह नॉर्मली वो घूम सकता था, नॉर्मली जिसकी वो एनर्जी थी, वो वॉक कर सकता था, वो अभी इम्पेयर्ड होगा। तो ये एक रिस्क हो सकती है, इस कंडीशन को वो कोप नहीं कर पाएगा नॉर्मली। इसके साथ साथ इनइफेक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का मतलब है कि प्रॉपर कंट्रोल ऑन डिजीज, तो वो प्रॉपरली उसको कंट्रोल नहीं करेगा, और उसके लिए जो मेन रीजन है वो लैक ऑफ नॉलेज है, उसमें नॉलेज की कमी होगी, और नॉलेज की कमी के साथ साथ डे स्टूडेंट्स उसको डिजीज प्रोसेस पर इतना नॉलेज नहीं होगा, और डिजीज प्रोसेस का मतलब है कि हाउ अ डिजीज स्प्रेड, और इसके साथ साथ ट्रीटमेंट ऑप्शन पर उसकी जो नॉलेज की कमी है। ट्रीटमेंट प्रोसेस का मतलब है कि व्हाट शुड आई टेक फॉर दिस डिजीज, व्हाट कैन आई टेक, व्हाट आर द ऑप्शन दैट, व्हाट आर द मेडिकेशन दैट आई कैन टेक फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अ डिजीज। इस पर नॉलेज जो कम होगी तो उस कंडीशन में भी इनइफेक्टिव सेल्फ हेल्थ मैनेजमेंट होगा। इसके साथ साथ गैसेस एक्सचेंज जो है वो इम्पेयर्ड होगा, और उसके लिए मेन रीजन जो है वो काज ये है कि लंग की जो एक्सपेंशन है वो कम हो जाएगी, और उसके लिए जो मेन रीजन है वो स्टमक या इसके साथ साथ लोअर इसोफेजियल पार्ट जो है वो डायफ्राम के आउटसाइड थोरेसिक कैविटी में इनहाइलेटल हर्निया ये माइग्रेट करेगा। जब वो माइग्रेट करेगा तो वो लंग्स के लिए स्पेस को डिक्रीज करेगा। जब लंग्स के लिए स्पेस डिक्रीज हो जाएगा तो वो प्रॉपर्ली एक्सपेंड नहीं करेगा। जब वो एक्सपेंड नहीं करेगा तो गैसेस जो है वो प्रॉपर्ली एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे। इसके साथ साथ इंजरी की रिस्क होगी related to potential complications of hiatal hernia such as bleeding and obstruction। आपका जो अगला नर्सिंग डायग्नोसिस है ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लीडिंग की वजह से, हाइलेटल हर्निया में आपको इंजरी की रिस्क होगी, ये आपका एक पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन होगा। इसके साथ साथ पेशेंट की स्लीप पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। रिलेटेड टू नाइट सिम्टम्स मैंने उस पर पहले बात की है डिटेल से। इसके साथ साथ स्वेलिंग में, स्वेलिंग का मतलब है डिस्फेजिया, डिस्फेजिया, डिस्प्लेजिया, डिस्पेजिया, इन सब पर डिटेल से मैंने एक लेक्चर अपलोड की है, वो यहाँ से आप वो लेक्चर देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। कि उनमें जो डिस्पेजिया होगा, डिस्पेजिया मीन इम्पेयर्ड स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग रिलेटेड टू एसोफेजियल इन्फ्लेमेशन, और ये एसोफेजियल इन्फ्लेमेशन इंक्रीज अमाउंट ऑफ एसिडिटी की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन या ब्लॉकेज की वजह से, जो कि हाइलेटल हर्निया की वजह से काज होती हैं, तो ये भी उसकी जो स्वेलिंग है वो इम्पेयर्ड होगा। So this was all about hiatal hernia. If any of my sweet students has any question, so you can ask the question. See you soon in the next lecture. Till that, Allah Hafiz.